बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अभी स्टार्ट करते हैं एक्सेल। एक्सेल का जिस तरह मैंने आपको शीट आई होप सबको मिल गई होगी, मैंने ग्रुप में शेयर की थी। अगर शीट में इस दफ़ा आपने नोट किया होगा तो बहुत थोड़ा सा डेटा लिखा हुआ है। एक्सेल की ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो हमने पहले ट्रेनिंग्स की हैं, क्योंकि एक्सेल जो है वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है। उस कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर की वजह से हम इसको एक सिटिंग के अंदर सारा एक्सेल तो नहीं सीख सकते। तो मैं आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सेल के समझाऊंगा कि एक्सेल के अंदर क्या होता है, लॉजिक्स क्या होती हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उसको हमने किस तरह अप्लाई करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस के साथ आप उसको बिल्डअप कर सकते हैं अपने स्किल्स। बेसिक चीजें सबसे पहले डिस्कस कर लें। एक्सेल स्टार्ट किस तरह करना है, जिस तरह हम पहले करते रहे हैं। या तो डेस्कटॉप पे मैं एक्सेल का आइकन ढूंढ के उस पर क्लिक कर दूं, अगर मुझे वहां से नहीं मिल रहा, मैंने ये स्टार्ट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे एक्सेल सर्च कर लूँ, ये एक्सेल आ गया मेरे पास, मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। और रन के ऊपर इसकी कमांड सिंपल है, मैं एक्सेल लिख के इंटर करता हूँ तो एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। इसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेजेस थे और पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स थी, प्रेजेंटेशन थी, और इसके अंदर हमारे पास वर्कबुक और शीट्स आएंगी। अब होम पे वही आ गई जो रिसेंट वर्कबुक्स हैं, ब्लैंक वाली आ गई। मैं न्यू पे जाता हूँ, इसमें फिर हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। टेम्पलेट्स आप देखें काफी सारे अवेलेबल है। टेम्पलेट्स को हम एक दफा एक्सेल समझ लेंगे तो हमें टेम्पलेट्स भी समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी आपको किसी चीज के लिए टाइम टेबल आपने अगर बनाना है तो टाइम टेबल आप इसमें बना सकते हैं। आई गेस उसका आपको मिल जाएगा, टेम्पलेट मिल जाएगा। ये टाइम टेबल स्टूडेंट स्केड्यूल का आ गया, प्रोजेक्ट टाइमलाइन का आ गया, वीकली टाइमशीट आ गई, तो ये हम इसको बना सकते हैं। ये हम टेम्पलेट्स बाद में डिस्कस करेंगे। कोई फाइल ओपन करनी है, हम फाइल ओपन कर सकते हैं, हमारे पास जो सेव है। अभी हम ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बेसिक्स हैं वो वही रहेंगी जो पहले थी। कि यहाँ पे होम टैब है, होम टैब के साथ हमारे पास इंसर्ट टैब है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज और डेटा और सब कुछ। होम टैब के बाद हमारे पास क्लिप बोर्ड है, जो रिबन्स हैं, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट। ये अब जो 3 रिबन्स हैं ये कांस्टेंट हैं, जो हमें वर्ड में भी मिले थे, पावर पॉइंट में भी मिले थे, इधर भी। तो इधर हम इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पेज को हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के लिए। आपसे बाकी ऑलमोस्ट फॉर्मेटिंग का सबको पता होगा, अलाइनमेंट का सबको पता होगा। ये चीजें हम थोड़ा सा स्किप करेंगे इसको। उसके बाद ये आगे टैब्स आ जाते हैं, नंबर, स्टाइल, सेल्स और फिल्टर वगैरह के। ये हम लेवल लेवल डिस्कस करते हैं। देन इंसर्ट है, इंसर्ट के मेन्यू भी कुछ चीजें सिमिलर हैं, कुछ जो है डिफरेंट हैं। ये पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट वगैरह सिमिलर है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्मार्ट आर्ट में हमने ये चार्ट और ये सारी चीजें डिस्कस की थी। चार्ट सेपरेटली यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अब हम उसके बाद यहाँ पे आते हैं शीट पे। ये हमारी वर्क बुक है। अब इसके नीचे देखें तो लेफ्ट साइड पे ये शीट 1 लिखा हुआ है, यहाँ से हम नंबर ऑफ शीट्स ज्यादा कर सकते हैं। ये जो एक जिसके ऊपर मेरा कर्सर आ रहा है ना, ये ग्रीन कलर का, ये हाईलाइट हुआ, इसको हम सेल कहते हैं। इस साइड पे रोज हैं, इस साइड पे कॉलम्स हैं। अब ये देखें, यह C3 लिखा हुआ है। ये जो हमारा आ रहा है ना, ये नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स क्या होता है कि जहां पे मेरा ये कर्सर होगा, ये वाला सेल हाईलाइट हुआ होगा, ये उसका नंबर शो कर रहा है, B3। B3 क्या होता है कि B कॉलम है और 3rd रो है। मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, ये R कॉलम आ गया, और R कॉलम के अंदर 22nd रो के ऊपर ये कर्सर है। इसको मैं यूज कर सकता हूँ जंप करने के लिए भी। मैं चाहता हूँ कि मैं B27 पे चला जाऊं, तो ये डायरेक्ट B27 पे चला गया। तो ये हमारा नेम बॉक्स है, जो हमें शो करता है कि हम किस जगह पे हैं और हमने किस जगह पे जाना है। इसके अंदर एक सेल के अंदर हम एक वैल्यू लिख सकते हैं, कोई भी। वो हम आगे डेटा जब एंटर करेंगे मैं बताऊंगा आपको। इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स अगर हम देखें तो रोज 10,000, 1,48,576, 10,48,576 रोज हैं। और उस साइड पे जाएं तो ये बहुत ज्यादा कॉलम्स बन जाते हैं। एक्स एफ डी, बेसिकली ए आता है, ए के बाद अगर आप देखें जेड के बाद ए स्टार्ट हो जाता है, और फिर अगर इससे आगे जाते जाएं ये A B C इस तरह जाते जाते हैं, तो ये ट्रिपल लेटर में एक्स एफ तक जाता है।
तो ये नंबर ऑफ हम इतना डाटा इसमें एंटर कर सकते हैं। यूजली डाटा एंट्री के लिए जो एक्सेल है वो बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसमें जब बहुत ज्यादा डाटा हो जाता है तो हम इसमें बहुत अच्छा वर्क नहीं कर सकते, तो वो बेसिक डाटा के लिए हम इसको यूज करते हैं। प्रिंसिपल्स इसके क्या होते हैं कि अब अगर मैं हूं आगे, मैं यहाँ पे कोई डाटा लिखता हूँ एग्जांपल के लिए, यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर इन स्टॉक। अच्छा, अब सीरियल नंबर यहाँ पे अगर मैं लिखूं, अच्छा सीरियल नंबर लिखने का क्या तरीकेकार है कि मैंने यहाँ 1 लिखा है ना, मैं नीचे 2 3 खुद भी टाइप कर सकता हूँ, या मैं ये देखें जब मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ सेल के ऊपर, तो ये जो मेरा एरो है, ये जो मूव कर रहा है व्हाइट कलर का, ये ब्लैक कलर का हो गया। अब ब्लैक कलर का जब हुआ, मैंने इसको प्रेस कर दिया, प्रेस करके मैं इसको नीचे लाना शुरू हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको 20 तक लेके आना है, मैंने 20 पे लाया तो इसने कॉपी पेस्ट ऑटोमेटिकली कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ मैंने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे ये सीरीज बना दे, इसको सीरीज बनाएगा तो क्या करेगा, 1 के बाद ऑटोमेटिकली इसकी नंबरिंग कर देगा। सेकंड ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ पे 1 2 लिखता हूँ, मैंने 1 2 सिलेक्ट किया, तो मैंने इसको नीचे ला के इधर छोड़ दिया, तो वो ऑटोमेटिकली इसने सीरीज बना दी। उसमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि पैटर्न क्या है और उसको उसने फिल कर देना है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 3, तो वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा कि 1 और 3 का 2 का गैप है, और वो उस पैटर्न के हिसाब से फिल कर देगा। देखिए 1 3 5 7 2 2 के गैप से उसने नीचे तक फिल कर दिया है। तो ये एक्सेल थोड़ा सा इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर होता है कि ये लॉजिक को फॉलो करता है, आपके पैटर्न को देखता है और वो उसको फिल कर देता है। यहाँ पे मैं आइटम कोई भी लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने डाटा एंटर करना है, मैंने ये आइटम्स का डाटा एंटर करना है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा इतने बॉक्स को। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल, मैं लिखता हूँ ऑरेंजेस, मैं लिखता हूँ मैंगो, फिर मैं आ जाता हूँ स्टेशनरी, पेंसिल, पेन। मैं सिर्फ एंटर कर रहा हूँ और वो नेक्स्ट बॉक्स में जाता जा रहा है। और इसकी आगे मैं प्राइस लिख देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ 30 रुपीज का है, ये 40 रुपीज का है, ये 63 का है, ये 56 का है, ये 44 का है। नंबर ऑफ स्टॉक पड़े हुए हैं जी, ये 10 पड़े हुए हैं, ये 13 पड़े हुए हैं, 12 है, ये 11 है, ये 56 है। तो ये मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ। अब डाटा एंटर करने का क्या तरीकेकार है कि मैंने उसको सिलेक्ट कर लेना है, उतने बॉक्सेस को जितने में मैंने एंटर करना है, और मैं उसमें सिर्फ ये देखें जो व्हाइट कलर का बॉक्स है ये सिलेक्ट हुआ है, लेकिन इसके अंदर कर्सर है, तो मैं इसके अंदर टाइप कर सकता हूँ डायरेक्टली। मैंने लिख दिया टेस्ट, मैंने लिख दिया एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, मैं सिर्फ लिख के एंटर कर रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से एंटर करूंगा तो वो नीचे 10 वाले बॉक्स में नहीं जाएगा, वो अगले बॉक्स में चला गया जिसमें मैंने एंटर करना है। मैं यहाँ पे 30 ये लिख के वो अगले बॉक्स में चला गया व्हाइट में। तो जितना मैंने ये फील्ड सिलेक्ट की होगी ये उतने में ही डाटा एंटर करेगा जब मैं सिलेक्ट करके डाटा को लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने ये लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्राइस से पहले एक रो आनी चाहिए। तो मैं यार इसको इधर आऊंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा और इसमें चला जाऊंगा इंसर्ट। इंसर्ट क्या करना है, उसने कहा जी ऊपर आपने एंटायर रो करनी है, एंटायर कॉलम करना है, क्या करना है। अगर तो मैंने ये प्राइस के बाद कॉलम एक ऐड करना है, मैं एंटायर कॉलम करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आगे चला गया और पीछे कॉलम आ गया। मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर एक रो आ जाए, तो मैं इंसर्ट में जाके इसको एंटायर रो ऊपर करूंगा तो वो सारा डाटा नीचे आ जाएगा, उसके ऊपर एक रो आ जाएगी। ये हो गई चीजें। अच्छा, इसके बाद ये देखें, अगर आप ये देखो तो नंबर इन स्टॉक जो लिखा हुआ है हमने, ये ई में भी जा रहा है और एफ में भी जा रहा है, एफ में शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये ई का टेक्स्ट ज्यादा हो रहा है। अगर मैं एफ पे यहाँ पे कोई चीज लिखूंगा ना तो वो नजर नहीं आएगा, वो उसको हाइड कर देगा। यहाँ पे ऊपर हमें नजर आ रहा है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसको रीसाइज करना है। रीसाइज कैसे करेंगे हम, कि मैं इसको आगे थोड़ा सा लेके जाऊंगा और जितनी जरूरत है उसका हम उतना ज्यादा कर लेंगे। एक ये तरीकेकार है। अब सेकेंडली मैं करना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्ट इसी साइज का हो जितनी हमें जरूरत है। ये देखें मेरा जो ऊपर माउस का बटन है ना, मैं माउस ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये रीसाइज वाला बन गया है। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली साइज एडजस्ट कर देगा। मैं चाहता हूँ मैं ये सारी लाइंस का साइज एडजस्ट कर दूं जितनी इसमें जरूरत है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा सबको, और मैं इस पे आके ये जो डबल क्लिक ये है माउस का एरो, यहाँ पे आके डबल क्लिक करूंगा तो देखिए सारी उसने आइटम छोटी कर दी, जितनी जरूरत थी उतना कर दिया।
ये रीसाइज करने का तरीकाकार है। अब इंसर्टिंग रोज भी कर ली हमने। शीट्स, शीट्स क्या होती है कि एक डाटा हमने इधर एंटर कर लिया, मुझे सेम वर्कबुक में सेकंड डाटा चाहिए, तो मैं ये प्रेस करूंगा तो ये सेकंड शीट आ गई। ये नंबर ऑफ शीट्स में जितनी मर्जी ऐड करता जाऊं। और इन शीट्स का फायदा क्या है कि इन शीट्स में उतना ही डाटा एंटर हो सकता है और इसको हम इंटरलिंक करके उस डाटा को यूज कर सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूं इस शीट के अंदर मैं इस डेटा को यूज करूं तो मैं कर सकता हूं। वो आगे हम जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह हम यूज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डेटा के ऊपर। मैं यहां तक अगर ये बहुत बेसिक्स थी जो हमने किस तरह टाइप करना है, किस तरह क्या करना है, उसकी बेसिक्स थी। अब इधर किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, ताकि हम इसको क्लियर करके आगे जो मेन एक्सेल की स्पेसिफिक चीजें वो सीखना शुरू हो। मैंने मैसेज में भी जिस तरह बताया था कि अगर आप लोग साथ साथ एक्सेल खोल लें और वो जो 7 चीजें मैं आपको बताऊं वो खुद ट्राई करते जाएं तो बहुत फायदा होगा आपको। क्योंकि उसमें जो चीजें कॉन्सेप्ट्स बनेंगे ना वो आपने खुद बनाने हैं। जब तक आप खुद एक दफा नहीं करेंगे अपनी तरह हाथ से तो वो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, मैं जितना मर्जी उसको एक्सप्लेन कर लूँ। अब हमने सबसे पहले ये चीज समझनी है। मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन करता हूँ, मैंने ये डाटा की फाइल बनाई है प्रैक्टिस के लिए। मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम दोबारा नई फाइल भी बना लेते हैं। स्कूल रिजल्ट, ये फाइल है। अच्छा, यहाँ पे मैंने नेम्स लिखे हुए हैं, ये उनके रिजल्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इसके मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे जितने मैंने फॉर्मूलाज लगाए हैं ना, मैं वो सब डिलीट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये डाटा हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे डाटा के अंदर ये हमने खुद एंटर करना है कि रिजल्ट आया है हमारे पास, फिजिक्स के मार्क्स आए। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेरे पास शीट पड़ी हुई है, मैं उधर से एंटर करना शुरू कर देता हूँ कि फिजिक्स के रोल नंबर वाइज ये मार्क्स हैं। अच्छा, मैंने ये पूरा डेटा टाइप किया। अब आप देखें ये सीरियल नंबर है, ये नेम है, ये आगे सब्जेक्ट शुरू हो गए। मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये दरमियान में इसका रोल नंबर भी आना चाहिए। रोल नंबर नहीं लिखा हुआ हमने, तो रोल नंबर कैसे आएगा? मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा जो मैंने आपको बताया था और यहाँ पे एक कॉलम को ऐड कर दूंगा, इंसर्ट एंटायर कॉलम। ये पीछे एक कॉलम आ गया, इस पे मैं ऊपर लिखता हूँ रोल नंबर, मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, ये देखें, तो मैं चीज आपको समझा रहा था कि रोल नंबर देखें आर नहीं पढ़ा जा रहा। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट किया रोल नंबर को और इसको डबल क्लिक किया तो ये आ जाता है कि रोल नंबर मैं इस पे लिख सकता हूँ। अच्छा, अब रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर डाटा किस तरह लिखना है जो मैंने आपको बताया, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल लिखना शुरू कर दूँ 40331। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसको मैंने फिल कर देना है। मैंने मतलब बाकी सारा सीरियल वाइज है सारे रोल नंबर, तो मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगा, नीचे तक लेके आऊंगा और इसको जब मैं छोड़ूंगा तो इसने सारा 40331 कर दिया। लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ कि फिल सीरीज करे, तो देखिए 3332345678940340, ये इसने सबके रोल नंबर टाइप कर दिए। अच्छा, अब सब्जेक्ट्स आ गए। ये सारे सब्जेक्ट्स के हमने मार्क्स जिस तरह टाइप करने थे उस तरह टाइप कर दिए। ये हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। अच्छा, अब क्या करना है हमने, मैं चाहता हूँ इनका टोटल करना है। अच्छा, जब मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता है, सेल की एक स्पेसिफिक वैल्यू है। ये जो ऊपर नजर आ रही है ये इस सेल की वैल्यू है जो हम यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इसको टोटल हो, तो टोटल के लिए जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने करना है वो है सम का फॉर्मूला। सम के फॉर्मूले में दो तीन ऑप्शन हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेल का जो सेल है ये एक अरिथमेटिक सेल है कि इसके अंदर आप जो भी चीज लिखेंगे वो एज ए फॉर्मूला ट्रीट होगी। जब मैं ये इज इक्वल टू का साइन डाल दूंगा ना, तो इज इक्वल टू के साइन के बाद आप देखिए सारा कुछ ऊपर फॉर्मेट वगैरह डिसेबल हो गया। इसके बाद मैं जो भी लिखूंगा वो फॉर्मूला लिखूंगा। अब एक तो मैं इसको सिंपल मैथ के फॉर्मूलाज लिखूं तो ये अंडरस्टैंड करता है उसको। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ये फिजिक्स का, अब मैंने इस पर क्लिक किया ना फिजिक्स के मार्क्स पे, तो ये देखिए ये D2 सेल है, ये D है और ये 2 है। उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे D2 लिख दिया है। मैं लिखता हूँ D2 प्लस E2। मैंने E2 किया, मैंने फिर प्लस का साइन दबाया,
ये देख मैं प्लस लिख रहा हूँ खुद, फिर मैंने F2 किया। अच्छा मैं इसको टाइप भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खुद G2, वो कलर देता रहता है। देखिए जो रो मैंने सेल लिखा है ना उसका कलर जो है वो चेंज कर देता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ H2, यहाँ पे कर दिया I2, यहाँ पे कर दिया J2, यहाँ पे कर दिया आगे K2। ये सारे सब्जेक्ट्स जो है इसका मैंने कर दिया और मैं इंटर करूंगा तो उसने टोटल करके मुझे बता दिया। अच्छा जो मैं आपको बता रहा था कि इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो इंटेलिजेंट सेल्स होते हैं, वो लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हैं। अब मैं अगर इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करूं और मैं नीचे पेस्ट करूं, अब देखें इसके अंदर यहाँ पे तो फॉर्मूला के अंदर हमने D2 E2 रो यूज की थी ना, सेकंड रो थी, लेकिन जब मैं इसको नीचे पेस्ट करूंगा तो रो तो चेंज हो गई है। यहाँ पे देखें इसने टोटल करके बता दिया। अब यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली D3 भी कर दिया, E3 भी कर दिया है। उसने देखा कि ये वाला फॉर्मूला सेकंड रो में लगाया था, ये वाला थर्ड रो में लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने रोज कैलकुलेट करनी है वो भी थर्ड वाली करनी है, वो फोर्थ सेकंड वाली नहीं करनी। इसी तरह मैं नीचे आता हूँ, ये 4 का कर दिया, ये नीचे है वो देखें चेंज करता जा रहा है। अच्छा ये तो मेरे पास थी ना 4 5 6 डेटा की थी, मैंने वो प्लस करके लिख दी। अब मैं चाहता हूं कि नहीं मैं इतनी ज्यादा नहीं लिख सकता, मैंने लिखा है मैंने टोटल करना है यहां से D2 से ले D6 से लेके K6 तक, तो मैं ये कॉलन का निशान डालूंगा। कॉलन का निशान जब डाला है तो वो रेंज बनाना शुरू कर देता है। अब D6 से K6 तक का मतलब है कि D6 से K6 तक D E F G H I J K जितने सेल्स हैं वो उन सब का टोटल करेगा। सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि इनका करना क्या है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सम करे, और किसका सम करना है, नंबर 1 क्या है मेरे पास D2 सॉरी D6। अच्छा अब मैं फिर यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ D6 का सम करे, E6 का सम करे, F6 का सम करे, G6 का सम करे, H6 का करे, I6 का करे, J6 का करे, और मैंने कौन सा मिस कर दिया, सॉरी आई के बाद 6 नहीं लिखा गया, 6 K6 का करे, तो ये सम करके मुझे बता देगा ये इसमें का जी टोटल ये होता है। अब मैं चाहता हूँ मैं सारा बारी बारी नहीं लिखना चाहता, मैं लिखना चाहता हूँ सम D6 7 और आगे कॉलन डाला, कॉलन डाल के मैंने इसको रेंज लिख दी K7 तक। उसने K7 तक सारे सेल्स देखे सिलेक्ट कर लिए खुद ही और करके उसका टोटल मुझे बता दिया। ये ऑटोमेटिक उसने कर दिया। अगर मैं उसको रेंज दे रहा हूं सम का फॉर्मूला लिख के, ये सम एक फॉर्मूला है। अच्छा मैं आपको ये और बताता हूँ, आप जब लिखते हैं ना इज इक्वल टू का साइन डाल के सम लिखा, अब ये देखें ये इसने नीचे फॉर्मूला सम से रिलेटेड जितने सबको शो कर दिया। ये बाकी फॉर्मूलाज हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लॉजिक्स आ जाती है, वो बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट वही है। ये अब उसने सम के आगे उसकी एक्सप्लेनेशन खुद ही लिख दी, एड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल। तो मैं यहाँ पे टैब का बटन दबाऊंगा तो ये इस फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं नीचे वाले अगर फॉर्मूला पे आता हूँ तो उसने कर दिया एड द सेल्स गिवन बाय अ कंडीशन और क्राइटेरिया। तो हमारे पास मैंने सम सिलेक्ट किया। अच्छा मैं कीबोर्ड पे टाइप नहीं करना चाहता कुछ, मैं आ रहा हूँ सम लिख के, यहाँ पे मैंने कहा जी कि इधर से सम सिलेक्ट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसने ऑटोमेटिकली D8 लिख दिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको आगे लाना शुरू किया, उसने ऑटोमेटिकली उसको ज्यादा करना शुरू कर दिया। मैं अगर देखें इसको नीचे ला रहा हूँ, वो K9 का रहा है, K10 का रहा है, तो वो जितना मैं एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ इस सब का सम करके मुझे बता देगा। मैंने उसके बाद ब्रैकेट क्लोज की, अगर मैं नहीं भी क्लोज करता तो एक्सेल खुद ही अंडरस्टैंड कर जाता है और ब्रैकेट क्लोज कर देता है। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूलाज लिखने का तरीकेकार है। जो हमने रेंज लिखनी है वो हम लिखेंगे कॉलन के निशान के साथ, जो ये कॉलन का निशान मैंने लिखा हुआ है, और वो ऑटोमेटिकली इस रेंज को अंडरस्टैंड करके उसको वो कर देगा। मैं अब चाहता हूं, अच्छा रेंज हम कहा, रेंज जब लिखनी है ना तो वो कॉन्टिन्यूस होगी। मैं चाहता हूं कि यार मैंने टोटल करना है, लेकिन जो पार्क स्टडीज है ना वो कंपलसरी नहीं है, तो पार्क स्टडीज के मार्क्स ना काउंट करे बाकी कर दे। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं रेंज नहीं लिख सकता, मैं करूंगा या दो ऑप्शन है मेरे पास फिर, D2 किया, सॉरी डी कौन सी लिख 9, D9 E9 F9 9 G9 H9 I9 9 I9
पार्क स्टडीज मैंने नहीं करना और मैं J9 छोड़ देता हूँ, मैं K9 कर देता हूँ। इसने पार्क स्टडीज के बगैर मुझे टोटल करके बता दिया है। अब दूसरा इसका तरीकेकार आसान क्या लिखने का, मैंने सम गया हूँ, मैंने पहले तो देखे ना मेरे यहाँ पार्क स्टडीज तक सारे कॉमन मतलब एक रेंज कॉन्टिन्यूस है, तो मैं लिखूंगा D10 के बाद कॉलन डालूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा I10। मैंने कहा एक तो ये वाली टोटल कर दो मुझे, और फिर आगे कॉमा डाला, कॉमा डाल के मैंने अगला नंबर क्या लिखना है K10 के, इसके बाद K10 का भी साथ इसमें ऐड करना है टोटल। तो उसने कहा जी ठीक है, उसने मुझे उसका टोटल करके बता दिया। अब ये फॉर्मूलाज लिखने और रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करने का तरीकेकार है कि मैं अगर तो सारे इकट्ठे सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं कॉलन का निशान डाल के कर सकता हूं, अगर मैंने एक एक करना है, मैं जिस तरह मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा था, ये एक एक सेल सेलेक्ट कर लिया मैंने, इकट्ठा सेल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ये देखें, अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, जो मैं बता रहा हूं कॉपी किया, ये 10 वाले हैं सारे, मैंने इसको 11 में जाके पेस्ट कर दिया तो उसने ऑटोमेटिकली 11 में भी वही कर दिया। अब हमारा ये वाला फॉर्मूला मैं लेता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, मैं पूरी लाइन में ये ऑब्टेन्ड मार्क्स में पेस्ट कर देता हूं इसको, तो उसने सारे लाइन का जो है वो टोटल कर दिया। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था सम का। अब सम के फॉर्मूला, एक तो देखें हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो हमने पढ़ी है सम का फॉर्मूला कि सम लिख के आगे मैं नंबर लिखता जा रहा हूं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ 23, 34, 54, उसने इसका टोटल करके मुझे बता दिया 23, 34, 54 का। मैंने अब कहा जी 23 सम करना है, मैं नंबर नहीं लिख रहा, मैं कह रहा हूं कि यहां से खुद वैल्यू उठाए। अब ये देखें ना, जो मैं आपको इसकी एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं सम 62, अब मैं यहां से मार्क्स लिखना शुरू हुए, आप देखें मैंने लिखा 62, 51, 34, 52, 40, 44, 44, 49, 42। तो इसने कैलकुलेटर की तरह सम मुझे बता दिया कि 378 है। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या होगा कि मैंने जब फर्स्ट रीचेकिंग की तो मैंने देखा इंग्लिश में उसकी 52 नहीं 65 मार्क्स हैं। तो जब मैं इसको 65 करूंगा तो ये देखें इसने 378 से 391 ऑटोमेटिकली टोटल चेंज कर दिया, क्योंकि इसको हमने नंबर की वैल्यू नहीं दी थी, इसको हमने सेल की वैल्यू दी थी। जब हम सेल की वैल्यू देते हैं तो सेल के अंदर कुछ भी लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली उसको ही पिक करेगा, वो आपके वैल्यूज उसको मैटर नहीं करता क्या लिखा। मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो वो 0 पिक कर लेगा, मैं यहाँ पे 30, 43 कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज पिक कर रहे हैं। सेकेंडली हम इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो वो ये वाली नंबर कॉपी कर रहा है 62, 51, मैं इसको अगर नीचे भी पेस्ट करूंगा तो टोटल तो सेम रहेगा, तो टोटल चेंज नहीं होगा। तो हम नंबर्स को यूज नहीं करेंगे, हमने सेल की वैल्यू को यूज करना है। ये सबसे बेसिकली जो पूरे एक्सेल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम नंबर ऑफ वैल्यूज को नहीं काउंट करते, नंबर्स को नहीं देखते, हम सेल को देखते हैं कि सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो उस सेल को हमने एक्सेल को ये बताना है कि इस सेल का टोटल करके बताओ, हमें नंबर के नहीं कंसर्ट, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे ABC लिख देता हूँ, तो उसने क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ तो उसने उसका टोटल नहीं किया, उसको निकाल दिया अंदर से, यहाँ पे 0 कर दिया, देखे उसने इसको वैसे निकाल दिया। मैं यहाँ पे 76 करता हूँ, उसने उसके मार्क्स ऐड कर दिए। अब ये पहला हमारा फॉर्मूला था जो हमने सम का पढ़ लिया। अब इसमें अगर मैं जो आपको बता रहा था कि मैं खुद भी ऐड कर सकता हूँ, मैंने जो 62, 51 लिखा है, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वो भी लिख सकता हूँ, सब्जेक्ट भी लिख सकता हूँ। और मैंने जो सबसे पहले आपको चीज बताई थी कि मैं डायरेक्ट भी लिख के इसको बता सकता हूँ कि मैं अगर कहता हूँ D2 को प्लस कर दे R2 में या H2 में और इसमें साथ ऐड कर दो E17, तो इसने ये 3 को ऐड करके मुझे बता दिया। अब इन तीनों में से मैं जिसकी वैल्यू चेंज करूंगा, मैं D2 में आ जाता हूँ, मैं D2 की वैल्यू चेंज करता हूँ तो वो सॉरी D2 ये है, मैं ये D2 की कर रहा हूँ तो ये देखें 66 जो है ना, 66 को उसने चेंज करके उसकी वैल्यू अपडेट कर दी ऑटोमेटिकली। तो जब भी मैंने फॉर्मूला लिखा होगा और उसके अंदर नंबर की जगह मैंने सेल दिया होगा तो वो सेल की वैल्यूज को ऑटोमेटिकली हर मतलब अपडेट के बाद पिक करेगा। सेल की वैल्यू जैसे ही अपडेट होगी तो ये फॉर्मूला को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। ये हमारा डिफरेंस है बेसिक टेबल से, कि बेसिक टेबल में तो जो हमने डाटा लिख दिया वो सेम रहेगा, इसमें हमारा कॉन्टिन्यूसली अपडेटेड डाटा है जब हम उसकी फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं। ये किसी को नहीं समझ आया, इसकी कोई पॉइंट या दोबारा एक्सप्लेन करना है तो मुझे एक दफा बता दें, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
क्योंकि ये हमारा क्लियर होगा तो हम इसके बाद आगे चलना शुरू होंगे। सर ये जो आपने रोल नंबर्स मेंशन किए हैं 31, 32, 33, तो जब हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं, मतलब हम अगर इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब 31 की जगह 31 के बाद हम 34 लिखें और उसके बाद डिफरेंट लिखना शुरू कर दें जैसे जैसे हमारे पास डेटा हो, उसके बाद जब हम अलाइनमेंट को प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसको अलाइन कर देगा 31, 32। नहीं, अलाइनमेंट किसकी बात कर रहे हैं? सर ये जो रोल अच्छा नंबर आपने रोल अच्छा नंबर ठीक है, वाइज मेंशन। मैं उस पे बाद में आता हूँ। ये आप में मुझे ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सॉर्ट करना उसको डेटा को। वो यस हम सर। सॉर्ट करते हैं बाद में, वो मैं आपको बताता हूँ। सॉर्ट हम कर सकते हैं, वो आप इस तरह पॉसिबल है कि मैं उसको रैंडम डेटा लिखता जाऊं और एंड पे मैं उसकी वो सॉर्टिंग कर दूं, वो भी पॉसिबल है। अभी हम सिर्फ आपने जो फोकस करना है, अभी आप फॉर्मूला जो फोकस करेंगे, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ओके सर। ये अब मैंने आपको जो मेन बेसिक चीज समझाई है कि हमने सेल की वैल्यू क्यों लिखनी है और दूसरा रैंडम टोटल कैसे लिखना है। और सेल की वैल्यू हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम रेंज लिख सकते हैं जिसमें हमने कॉलन डाला, हम कॉमा डाल के एक एक सेल की वैल्यू ले सकते हैं। हमने टोटल उसका वो कर दिया। अच्छा, ये टोटल मार्क्स की बजाय अब देखें, टोटल मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स मुझे पता है कि D2 से लेके K2 तक, ये मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट हैं। 8 सब्जेक्ट के टोटल है, 100 मार्क्स का पेपर है। मैंने टोटल एक दफा उसको 800 कर दिया, तो मैं 800 को कॉपी करूंगा और इसको पेस्ट करूंगा। इसमें कोई चेंज होने वाली चीज नहीं है। अच्छा, अब मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ काउंट का। टोटल मार्क्स को 1 मिनट आप भूल जाएं। काउंट, काउंट क्या होता है? काउंट करता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज को आपने काउंट करना है। मैं चाहता हूं कि मैं ये देखूं कि ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर ये ये है ना फर्स्ट, कि कितने सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर जिसका पेपर बच्चों ने पेपर दिया है या मार्क्स आए हैं। अब काउंट क्या करना है, मैं कह रहा हूं कि इसको D2 से लेके K2 तक जितनी वैल्यूज हैं उसको काउंट करके मुझे बताया। उसने कहा जी ये 8 वैल्यूज हैं टोटल। अब मैंने कहा ठीक है, ये 8 वैल्यूज हैं, इन 8 वैल्यूज को क्या करो, 100 मार्क्स की एक पेपर है, 8 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई के लिए ये ऊपर आप अगर नोट करें तो ये मैंने स्टार डाला है, जो 8 के ऊपर स्टार होता है ना, या आपका अगर वो कीपैड है, नंबर्स वाला कीपैड है तो वहां पे स्टार है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो वो उसने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका एक फायदा हमें क्या होगा कि मैं अब भूल जाता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ड्राइंग का सब्जेक्ट ऐड, मैं कहता हूँ एक ड्राइंग का सब्जेक्ट ऐड कर दें। ड्राइंग का सब्जेक्ट ऐड किया, अब मैंने यहाँ पे उसके 54 मार्क्स लिखे। अब ये देखिए उसने काउंट किया, क्योंकि पहले ये D2 से लेके K2 था ना, लेकिन वो K2 वाला जो कॉलम है वो L2 में शिफ्ट हो गया। उसने फॉर्मूला अपडेट कर दिया, ये देखिए D2 से L2 तक। तो अब उसने क्या किया, उसने ये काउंट किया कि D2 से L2 तक तो 9 सब्जेक्ट बनते हैं, तो 9 सब्जेक्ट में उसने उसको मल्टीप्लाई किया 900। अब मैं अगर इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। अच्छा, अब ये देखें बाकी तो उसने 800 रखे हैं। बाकी 800 क्यों रखे हैं? क्योंकि जे के अंदर अभी तक हमने डेटा नहीं लिखा, तो वो जे को काउंट नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे अगर 0 भी लिख देता हूँ तो वो उसको डेटा काउंट करेगा और उसको 900 अपडेट कर देगा। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग के मार्क्स भी लिख देता हूँ, 54 लिख दिया, 42 लिख दिया, 45, 67। तो ये आपको जो टोटल मार्क्स वाला मैंने आपको बताया ना, टोटल मार्क्स हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या है कि हमारी कॉन्टिन्यूस अपडेट होने वाली शीट है कि जो मैं चीज चेंज कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था काउंट का। एक हमने यहाँ पे चीज सीखी है काउंट करना, और सेकंड हमने सीखी है कि एक ही फॉर्मूला में 2 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट कैसे यूज करने हैं। जो ये हम लिखते हैं ना, ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये काउंट वाला एक आर्ग्यूमेंट है, और सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, मल्टीप्लीकेशन का आर्ग्यूमेंट है। जो सम में हमने लिखा था ना, ये एक आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला है कि सम किया, इसको बस जमा कर दो। अगर मैं इसको कहता हूं कि इसको जमा भी करो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई के लिए मेरे पास फिर ऑप्शन है, मैं कहता हूं कि इन सबको जमा करके ये F7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो F7 से मल्टीप्लाई कर देगा। मैं कहता हूं कि F7 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको जमा करो और फिर आगे नया फॉर्मूला लिख देता हूं। मैं कहता हूं दोबारा सम करो
किसका सम करना है? D3 से लेके I3 तक इनका सम करो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब उसने क्या किया, उसने पहले सम किया D2 से L2 तक, अगला सम किया D3 से I3 तक, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमने इसमें कितने आर्ग्यूमेंट यूज किए? फॉर्मूला में हमने 2 आर्ग्यूमेंट यूज किए। पहला आर्ग्यूमेंट क्या था कि इसको सम करना है, सेकंड आर्ग्यूमेंट हम क्या कर रहे हैं, दोबारा सम कर दें। तो अब जो ये दूसरा हमारा काउंट वाला फॉर्मूला है, ये भी हमारा डबल आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला है। तो पहला आर्ग्यूमेंट इसमें क्या है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट काउंट करो, काउंट करके उसको वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब मैं कहता हूं कि नहीं, हमारे पाक स्टडीज और इस्लामिया तो 50-50 नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, और जो ये है बाकी सब्जेक्ट वो तो 100 मार्क्स के हैं, ये तो हमारा टोटल सही नहीं आ रहा। तो अब मैं इसको फॉर्मूले से ही अपडेट करना चाहता हूँ। मैं आया हूँ इसमें दोबारा, मैंने पहला आर्ग्यूमेंट इसको दिया कि D2 से लेके अब आपने L2 तक नहीं जाना, आपने J2 तक ही रहना है। J2 तक काउंट करो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगा मैं। अब इधर आके दोबारा इसको प्लस करो और अगला काउंट करो। अगला काउंट किसको करना है? अगला काउंट करो K2। अब मैं यहाँ पे रेंज भी लिख सकता हूँ, K2 से L2, इसको काउंट करो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 50 से। अब उसने क्या किया देखें, अब उसने 800 कर दिया, लेकिन 800 कैसे किया उसने कि उसने D2 से J2 तक जितने सब्जेक्ट्स थे उनके 100 मार्क्स काउंट किए, और L2, K2 और L2 जो है उसको 50 काउंट किया है। अब मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इसका डाटा डिलीट कर देता हूँ पाक स्टडीज का, यहाँ पे है नहीं पाक स्टडीज, तो वो देखो उसने 750 कर दिया कि 50 नंबर तो वैसे निकल गए। मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, उसको अपडेट करके 800 कर देगा। तो ये डिफरेंस है जो हम डबल आर्ग्यूमेंट, अब ये इसमें आप जितने मर्जी काउंट इस तरह करवाते जाए इससे। अगर आप कहते हैं कि जी ड्राइंग के 75 मार्क्स हैं, तो मैं उसको कहता हूं कि तुम इस तरह करो कि ये J2 ना करो, इसको एक और पीछे ले आओ, इसको I2 कर दो। या मैं आपको इस तरह एक और चीज समझाता हूँ। मैं चाहता हूं कि जो उर्दू है ना, उर्दू 75 मार्क्स का है, इंग्लिश और उर्दू से 75 मार्क्स का है। तो मैंने उसको पहले कहा कि तुम काउंट करो D2 को, उसके बाद सॉरी E2 को, E2, फिर काउंट करो क्या अगला है F2, फिर G2। इनको तो सॉरी G2 नहीं, F2 तक इनको मल्टीप्लाई करना है 100 से, इसके साथ I2 को भी मल्टीप्लाई करना है 100 से, और J2 को भी मल्टीप्लाई करना है 100 से, और फिर आ गया 50 वाले। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, आगे लिख दूँ, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे स्टैंड पे चला जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस करो, फिर अगला इसमें थर्ड आर्ग्यूमेंट अब मैं ऐड कर रहा हूँ। पहला मैंने कर दिया ये 100 वाला आर्ग्यूमेंट, सेकंड मैंने आर्ग्यूमेंट कर दिया 50 वाला, अब तीसरा मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, काउंट करो इसको G2 को, H2 को। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे 75 से, और ब्रैकेट क्लोज कर दी। एक ब्रैकेट क्लोज हुई, ये देखें ब्रैकेट्स का कलर है, एक ब्रैकेट क्लोज की उसने G2 H2 वाली, और सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर रहा है ब्लैक वाली पीछे काउंट वाली। लेकिन जब मैं करता हूं तो उसको बोल्ड कर देता है। तो ये करके मैंने इंटर किया, अब उसने इनको, अच्छा अब एक और हमारे से गलती हो गई है, वो ये गलती हुई है कि जो उसने H2 को 75 से मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन G2 को नहीं किया। तो मैं यहाँ पे इनके दरमियान भी ब्रैकेट लगाऊंगा। ये देखें इसने 600 कर दिए। अब ये 600 कैसे हुए होंगे कि इन दोनों के 75 मार्क्स ऐड किए उसने, 150 हो गए, और इसके 50 करके 100, और ये इस तरह से 600 मार्क्स टोटल कर दिए। तो ये पॉइंट समझ आ गया। अब हमने के एक ही फॉर्मूला के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट किस तरह ऐड करने हैं। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स। किसी भी डेटा से हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी हो, मैं लेना चाह रहा हूं कि इस स्टूडेंट के सबसे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो मैं जाऊंगा, एक सिंपल फॉर्मूला है मैक्सिमम, कहां से कहां तक ढूंढना है, D2 से लेके L2 तक जितने मार्क्स हैं उनमें से मैक्सिमम दे। तो उसने कहा जी 77 मैक्सिमम मार्क्स हैं, जिसमें जी केमिस्ट्री में है। ये हम मैक्सिमम मार्क्स भी इसी तरह फॉर्मूला के साथ आ सकते हैं।
मिनिमम का भी सेम फॉर्मूला है, मिनिमम D2 से L2, मिनिमम 0 मार्क्स हैं इसके। ये नीचे आप लिखें तो आप देखें हर एक के मिनिमम मार्क्स अपडेट हो गए। अब ये देखो, मैं अगर फॉर एग्जांपल इसके 77 हाईएस्ट थे ना, मैं 77 को 98 कर देता हूं तो उसने ऑटोमेटिकली 98 को हाईलाइट कर दिया। ये अब समझ आ गई यहां तक फॉर्मूला की। अब ये हमने बेसिकली फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को समझा है कि फॉर्मूलाज अप्लाई कैसे करने। बहुत बेसिक फॉर्मूला है एक्सेल का जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, सम वाला बहुत बेसिक फॉर्मूला है। उसमें हमने कॉन्सेप्ट को समझना है कि सम कैसे करना है, माइनस कैसे करना है। अच्छा, मैं आगे वो भी आपको बता दूं कि जिस तरह हम ये ऐड कर रहे हैं ना, इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही है। मैं किसी भी सेल में आता हूँ, यहाँ पे मैंने इस सेल में आया, मैंने लिखा इक्वल टू का साइन डाला, मैंने कर दिया। पहले तो मैं आपको नंबर करके बता रहा हूँ, 100 माइनस का साइन डाला 40, तो उसने 60 कर दिया मुझे। अब मैं, ये नंबर था मेरा, मैं अब चाह रहा हूँ मैं सेल वैल्यूज को माइनस करूँ। मैं कहता हूँ कि अब ये यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ये मैक्सिमम वाला फॉर्मूला डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने डिलीट किया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल में से ऑब्टेन्ड मार्क्स माइनस कर दे वो। मैं कहता हूँ कि N2 माइनस ये डैश जो है ना, 0 के साथ वाली डैश, ये माइनस का साइन है। उसके बाद M2, उसने क्या किया, ये माइनस करके मुझे दिखा दिए मार्क्स। ऐड भी ऐसे कर सकते हैं, माइनस भी ऐसे कर सकते हैं। इसमें मैं जितनी मर्जी वैल्यूज आगे ऐड करता जाऊँ। मैं आगे कर देता हूँ -H2, मैं प्लस कर देता हूँ 34, सॉरी F2 कर देता हूँ। तो ये माइनस भी कर देगा, ऐड भी कर देगा, और उसके एंड पे मुझे रिजल्ट भी दिखा देगा। ये हमारा अब है माइनस का। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का भी सिंपल हमने साइन लगाना है। N2 मल्टीप्लाई कर दो, वो स्टार वाला साइन मल्टीप्लीकेशन का है F2 से, तो उसने N2 को F2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह डिवीजन है, मैंने N2 को डिवाइड कर दिया F2 से, तो उसने डिवाइड करके मुझे दिखा दिया। तो ये हमारा हो गया। जो सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं वो हम एक्सेल से विदाउट एनी हैसल कर सकते हैं। और अपडेटेड कैलकुलेशन है कि जब मैंने एक दफा कैलकुलेशन करके फॉर्मूला लगा दिया, फिर मैं सेल की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। अब हम आगे परसेंटेज पहले कर लेते हैं। परसेंटेज क्या होती है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब यही फॉर्मूला हमने इस पे लगाना है। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, ये 231, टोटल मार्क्स कितने हैं 900, मल्टीप्लाई क्या करना है 100 से, तो उसने परसेंटेज निकाल दी। लेकिन ये क्या किया है हमने, कैलकुलेशन की है नंबर से। हमने नंबर से तो कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने करनी है अपडेट होने वाली कैलकुलेशन। अपडेट होने वाली कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम इज इक्वल टू का साइन डाला, तो टोटल मार्क्स वाला ऑब्टेन्ड मार्क्स वाला कॉलम क्या है M2, डिवाइड किया इसको N2 से, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो उसने ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करके दे दिया। और ये हमारा फॉर्मूला कांस्टेंट है। मैं नीचे वाले में पेस्ट करूंगा तो वो पेस्ट करते, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी परसेंटेज निकाल के दे रहा है। मैं इसको सारों को सिलेक्ट करके पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला उसने परसेंटेज निकाल के दे दी है। अब ये तो दे रहा है इतने सारी परसेंटेज, जो आगे मतलब डेसिमल वैल्यूज बहुत ज्यादा है। ये मैं सेल साइज जितना बढ़ा करता जाऊंगा ना, ये डेसिमल वैल्यूज उतनी ज्यादा होती जाएंगी। अब मैं इसको कम करना चाह रहा हूँ। मैं ये देखिए इंक्रीज डेसिमल है, ये इंक्रीज करता जा रहा है डेसिमल्स को। ये ऊपर नंबर वाला जो आपको टैब नजर आ रहा है उसके अंदर हमने करना है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको डिक्रीज कर दे डेसिमल को, मैंने ये डिक्रीज करना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो हमें या मैक्सिमम 2 नंबर तक नजर आ रहा हो, ये 2 तक हमने डेसिमल वैल्यूज इसकी सेट कर दी। मैंने इसको ये किया तो उसने ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर दिया। अब ये यहाँ तक। अच्छा, अब हमने एवरेज जो है ना, एवरेज बहुत सिंपल है। एवरेज का हमने फॉर्मूला लगाना है, ये एवरेज का फॉर्मूला है, सॉरी एवरेज, टैब दबाया, किसकी एवरेज लेनी है, यहाँ से मैं नंबर सेलेक्ट करूंगा, इस पे आया, मैंने शिफ्ट दबाया, मैं आगे जाता गया, इन सारों की एवरेज ले दी। अब एवरेज और परसेंटेज सेम आ रही है। क्यों सेम आ रही है, क्योंकि हमारे सारे जो उसके वो हैं टोटल मार्क्स वो सेम है, तो वो उसने एवरेज सेम लगाई। मैंने इस फॉर्मूला को कॉपी किया। अच्छा, कॉपी करके मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ, और जो मैंने पहले सबसे पहले आपको तरीका बताया था, इसको
इस तरह ड्रैग करके छोड़ूंगा तो ऑटोमेटिकली सारा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। ये हमारा आ गया। अब हमने जो चीज सीखनी है नेक्स्ट वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से एक दफा पूछ लो, फिर उसके बाद हम आगे इंशाल्लाह चलते हैं। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये मेरे पास सारी एक्सेल शीट तो नजर आ रही है। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे पता चलना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में पास है, किस सब्जेक्ट में फेल है। अब मैंने क्या करना है, मैंने कहना है कि इन सेल्स को हाईलाइट कर दो जो बच्चे पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। फॉर्मेटिंग हमने पढ़ी थी ना कि फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट होता है, मैं अगर इस सेल को फॉर्मेट करना चाहूँ, मैं इधर आऊंगा, मैं इसको कहूंगा इसको येलो हाईलाइट कर दो, इसके अंदर टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड कर दो, इसको बोल्ड भी कर दो, इसको इसका फॉन्ट भी चेंज कर दो। ये सारी मैंने इसकी क्या कर दी है, फॉर्मेटिंग कर दी है। अच्छा, लेकिन मैं अब एक एक ही तो नहीं करना चाहता, मैं अब चाहता हूं कि मैं सिर्फ फॉर्मेटिंग करूं। मैं इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूं। पहले मैं चाहता हूं कि मैं पूरा जो डाटा है ना मेरा वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाए, मैं उसके रूल बना दूं। अब मैंने रूल्स बना दिए हैं। मैं अच्छा ये चाहता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स हैं। मैंने किया हाईलाइट सेल्स रूल। हाईलाइट रूल मैंने क्या किया कि मैं सबसे पहले कर देता हूं फेल वालों को, ये लेस देन 55 मार्क्स के जो बच्चे होंगे ना उनको कर दो राइट लेट फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ये उसने फिक्स की फॉर्मेटिंग, मैं अपनी मर्जी की फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। मैं कस्टम फॉर्मेट में गया, मैं कहता हूँ कि इसको क्या करो, इसको कलर इसका कर दो रेड। इसको रेड कलर से फिल कर दो, इसका फॉन्ट बोल्ड कर दो और उसका कलर जो है वो रेड करेंगे तो नजर नहीं आएगा, व्हाइट कर दें तो हम स्ट्राइक थ्रू खत्म कर दें। स्ट्राइक थ्रू हमने नहीं करना, हमने ओके किया। अब ये देखें, इसको ओके कर दिया। अब मैंने जब डेटा देखा तो जितने मेरे फेल बच्चे थे जिस जिस सब्जेक्ट में, वो ऑटोमेटिकली उनके सेल्स रेड हो गए और वो हो गए, उसमें से जो उसका फॉन्ट है बोल्ड भी हो गया और वाइट कलर का हो गया। अच्छा, अब इसमें आपको मैं अगर दिखाऊं तो हमने किया था लेस देन 55। अगर मैंने ये 55 कर दिया तो ये वाइट हो गया। अब 55 का भी हमें रूल बनाना पड़ेगा। मैं दोबारा इस डेटा को सिलेक्ट करता हूं। हम एक ही डेटा के ऊपर मल्टीपल नंबर ऑफ फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते, मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगला रूल अप्लाई करने लगा हूं। मैंने अगला रूल क्या अप्लाई किया है कि जो तो 55 के इक्वल होंगे उनका क्या करना है, उनको मैं कहता हूं कि इनको येलो कर दें, येलो कर दो विद डार्क येलो टेक्स्ट। या मैं इसकी वही उसी तरह जाके कस्टम फॉर्मेट में भी कर सकता हूँ। मैंने येलो कर दिया विद डार्क येलो टेक्स्ट। अब ये देखें, अब जितने 55 वाले थे वो येलो हो गए। अब मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि जो 80 प्लस जिनकी डिस्टिंक्शन आई हैं वो कौन है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। मैं अगला रूल अप्लाई करने लगा हूं इस पे, हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन 80 की है मैंने, उसको कर दो ग्रीन। अब ये मेरे जो डिस्टिंक्शन वाले बच्चे हैं वो भी हाईलाइट हो गए हैं। हम इस तरह करते हैं कि हम जो लेस वाला रूल था ना हमारा, उसको भी हम नॉर्मली करते हैं ताकि वो फॉर्मेटिंग हमें सही नजर आए। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है कि हम चूज कर रहे हैं कि जो हमारा डाटा है वो हमें देखना ना पड़े, हमें देखने के लिए इजी हो। ये तो अभी हम देखें ना, ये मैं अभी हम कर रहे हैं, ये हमारा टोटल आ गया, नेक्स्ट आ गया। अच्छा, ये तो हम कर रहे हैं ना 20 बच्चों का डाटा। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2000 बच्चा है, 2000 बच्चे का जब हमने डाटा करना है एनालाइज, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा इसकी हेल्प होगी। अब ये मेरा सारा डाटा जो है ना कंडीशनल फॉर्मेट हो गया है कि जो मेरे मोर देन 80 बच्चे हैं वो भी मुझे नजर आ रहे हैं, लेस देन 55 वाले भी आ रहे हैं, 55 वाले भी आ रहे हैं जिनको मैंने बॉर्डर लाइन रखा हुआ है। अब ये मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसमें बहुत ज्यादा रूल्स हैं। अब मेरे डाटा पे डिपेंड करता है मैं क्या रूल्स लगाना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि इसमें जो टॉप 10% बच्चे हैं ना
उनका भी कोई रूल हो। टॉप 10% जिसके मार्क्स हो उनको क्या करो, उनको रेड बॉर्डर दे दो। ये टॉप 10% भी कर सकता हूँ, या इसको मैं टॉप 5% भी, जितने भी करना चाहें आप। अब जितने टॉप 5% बच्चे थे वो सब क्या होंगे, उनको ये रेड बॉर्डर दे दिया इसने। ये सारे 5% मार्क्स वाले बच्चे हैं जिनके 95 प्लस मार्क्स होंगे। इसी तरह मैं बॉटम 10% जो है उनको करना चाहूँ तो वो भी, अच्छा अब ये तो हमारा 0 से 100 तक है ना, इसलिए वो जो परसेंटेज हम चूज कर रहे हैं वो, अब मैं इसमें करना चाहता हूँ अबव एवरेज, कि जो जिन्होंने तो एवरेज से ऊपर लिए हैं ना मार्क्स, उनको क्या करो, उनको लाइट रेड फिल करना है, या कस्टम फॉर्मेट में जाके इसको हम कर देते हैं फिल कलर ग्रीन कर दें इसको, और बॉर्डर उसका कोई नहीं लगाना, फॉन्ट उसका कोई नहीं लगाना, या उसको इटैलिक्स कर दें। ओके कर दिया। अच्छा अब ये हमारे बच्चे कौन से आ गए जिन्होंने क्लास में एवरेज से ऊपर मार्क्स हैं। अब इसमें उसने क्या किया है, उसने सबसे पहले पूरे इसकी ना डाटा की एवरेज निकाली है, फिर उस एवरेज पे उसने रूल बनाया है कि इस एवरेज से ऊपर जितने मार्क्स होंगे उसको उसने वो कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। तो ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। ये डाटा को एनालाइज करने के लिए फायदा होता है। इसकी हम जो नेक्स्ट अब एक्सरसाइज करेंगे ना अटेंडेंस शीट वाली, हमने एक नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है अटेंडेंस शीट की, उसमें भी आपको रूल समझाने हैं, तो उसमें हमें बहुत हेल्पफुल होगा इसको देखने के लिए। अब ये देखें, ये क्योंकि सेट रूल्स है ना, तो ये सेट रूल्स क्या होंगे, अब ये 55 है, ये येलो हाईलाइट हुआ है, मैं इसके मार्क्स ज्यादा कर देता हूँ, मैं इसको 56 कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली पास वाली कैटेगरी में आ गया। मैं इसको 54 कर दिया तो ऑटोमेटिकली रेड होकर फेल वाली कैटेगरी में आ गया, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा होगा। अब ये हमारा आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी मैं क्या करने लगा हूं, मैं सारे फॉर्मेट को डिलीट करने लगा हूं, फॉर्मेटिंग डिलीट करने लगा हूं। मैं इसमें गया, अब मैंने फॉर्मेटिंग डिलीट करनी है तो मैं इसको क्लियर में जाऊंगा। अब क्लियर में क्या ऑप्शन है, मैं इसके कंटेंट्स भी डिलीट कर सकता हूं, मैं क्लियर ऑल भी कर सकता हूं, मैं सिर्फ क्लियर फॉर्मेट कर रहा हूं तो वो सारे नॉर्मल हो गए। ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी। ये बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बेसिक आपको समझा दी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। आप इसमें जाएंगे तो इसमें आपको बेशुमार रूल्स मिलेंगे। आप मोर रूल्स में मैं चला जाता हूँ, मैं आपको मोर रूल्स में गया। अब इसमें आपको बहुत ज्यादा रूल्स मिलते हैं, वैल्यू की बेस पे मैं कर सकता हूँ, मैं टेक्स्ट की बेस पे कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी का फॉर्मूला बता सकता हूँ। मैं करना चाहता हूँ कि इसको आगे हम लॉजिक्स वाले फॉर्मूलाज पढ़ेंगे तो वो अपनी मर्जी का भी हम वो कर सकते हैं। तो जो आप पूछे ना अबव एवरेज का पूछते हैं, तो ये अबव एवरेज है। टॉप बॉटम रूल्स में गए, टॉप 10%, टॉप 10 स्टूडेंट्स, टॉप 10% स्टूडेंट्स, बॉटम 10% स्टूडेंट्स, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, तो वो ऑटोमेटिकली उसको हमने कर दिया। ये हमारी थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद अब हम आ जाते हैं सॉर्ट और फिल्टर पे। सॉर्ट और फिल्टर, अब सॉर्ट फिल्टर का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा डाटा है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे फिजिक्स के मार्क्स है ना वो लो टू हाईएस्ट हो, जो सबसे लो वाला बच्चा हो, या चलो ऑब्टेन मार्क्स कर लेते हैं, ऑब्टेन मार्क्स जो सबसे लो वाला बच्चा है वो सबसे ऊपर आ जाए, और जो सबसे हाई वाला बच्चा है वो नीचे आ जाए। तो मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया, मैंने, या इसको कंट्रोल ए करेंगे तो सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने सारा डाटा सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूं अब ये सॉर्ट एंड फिल्टर राइट कॉर्नर में है। अगर आपका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन होगा ना, ऑफिस 2013 होगा, तो उसमें इसी जगह पे होगा लेकिन थोड़ी सी उसकी शेप डिफरेंट होगी, आइकन ढूंढना पड़ेगा आपको। अब मैं इसको या तो ये कर रहा हूँ सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कस्टम सॉर्ट में आ गए हम। अच्छा मैंने क्या करना है, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले इसको सॉर्ट बाय, ये जब मैं पहली लाइन खोलूंगा ना तो जो मैंने ये टाइटल दिया हुआ है ना इसके मुताबिक आ जाएगा, सॉर्ट बाय ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स की बेस पे करना है, सॉर्ट ऑन सेल वैल्यूज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये मेरा पहला रूल ऐड हो गया। अब मैं इसको ओके करूंगा तो उसने ये देखें ऑब्टेन्ड मार्क्स जो सबसे थोड़े थे उनको ऊपर ले आया और सबसे नीचे वालों को नीचे ले आया, और सारा इधर से चेंज कर दी। सीरियल नंबर भी उसने चेंज कर दी क्योंकि सीरियल नंबर मैंने सेलेक्ट किए हुए थे। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं, अब मैं सीरियल नंबर सेलेक्ट नहीं करता। अब मैं जब इसको करूंगा तो वो सीरियल नंबर वाला नहीं फॉर्म चेंज करेगा, वो मैंने सीरियल नंबर सेलेक्ट नहीं किया हुआ।
मैं दोबारा सॉर्ट में गया, मैंने कस्टम सॉर्ट किया, तो इसको यहाँ पे चूज कर लिया, ऑब्टेन मार्क्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके किया। सीरियल नंबर उसने वैसे दिया क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, बाकी डाटा को उसने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया। अब मैं इसमें सेकंड रूल भी ऐड करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो, कस्टम सॉर्ट में ये पहला हमारा रूल लगा हुआ है, मैं इसको ऐड लेवल करता हूँ, नेक्स्ट रूल करता हूँ कि जब ये हो जाए फिर इनका रोल नंबर भी देखो, रोल नंबर को भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब जिसके सबसे लो मार्क्स हो और रोल नंबर भी जिसका सबसे पहले आ रहा हो उसको ऊपर रखे और जिसका ज्यादा हो उसको नीचे करे। अब ये देखें, इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, पीछे डेटा देखें, 40331 रोल नंबर के सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं, फिर 40 वाले के हैं, फिर 32 वाले के हैं। अब ओके करेंगे तो उसने पहले, अच्छा उसमें रूल्स वही है ना, मैं इसमें नेक्स्ट नेम का रूल ऐड कर देता हूं, लेकिन उसमें भी नहीं होगा क्योंकि वो मार्क्स का रूल पहले लगा रहे हैं, तो ये सबसे लो वाला रूल होगा, सबसे लो वाले मार्क्स हैं वो ऊपर ही आएंगे। तो ये आगे हम दूसरी लिस्ट में इसको कस्टम सॉर्ट करते हैं। ये नंबर ऑफ वैल्यूज तब आती हैं जब हमारे पास वो हो, जब हमारे पास इंग्लिश टेक्स्ट लिखा हो तब हम नंबर ऑफ वैल्यूज से ज्यादा कर सकते हैं। अब ये हमारा सॉर्ट आ गया। फिल्टर वाला क्या करना है, फिल्टर में हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ फिजिक्स वाले पे, मैं चाहता हूँ फिल्टर, फिजिक्स का फिल्टर करना है, या नेम वाले फिल्टर पे हम आ गए हैं। नेम वाले फिल्टर पे मैं चाहता हूँ कि जो सिर्फ अब्दुल्ला नजर आए, अब्दुल्ला के नाम के जितने स्टूडेंट्स हैं वो नजर आ जाए। मैं ओके करूंगा, सिर्फ अब्दुल्ला के मार्क्स नजर आ रहे हैं, बाकी सारे रिमूव हो गए हैं। रिमूव नहीं हुए मतलब वो लिस्ट में फिल्टर लग गया है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो सारे दोबारा आ गए। मैं रोल नंबर, या मैं वही बता रहा हूँ, ये तो हम 20 स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, अगर मेरे पास यहाँ पे 2000 स्टूडेंट है, मैं रोल नंबर देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ 40331 का, तो मैं ओके करूंगा तो 40331 का रिजल्ट मेरे सामने आ गया है। ये सॉर्ट और फिल्टर है। जो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था स्टार्ट में, उसका आंसर है कि अगर हमने मैं क्लियर फिल्टर करूं, अब ये देखें रोल नंबर सारे क्या हुए हुए हैं, रोल नंबर हुए हुए हैं जी वो ऑर्गेनाइज नहीं है। मैंने डाटा इसी तरह एंटर किया, मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूं, मैं इसमें आ गया, मैंने इसको करना है रोल नंबर वाइज। मैं सॉर्ट में जाता हूं, मैं इसको कहता हूं कि ये पिछले डिलीट कर देता हूँ सारे, ऐड लेवल सॉर्ट बाय, सॉरी मैंने वो देखो ऊपर चूज नहीं किया, ये जब तक आप हेडिंग नहीं चूज करेंगे ना तब तक आप उसको नहीं कर सकते। मैंने ये किया, इसको सॉर्ट किया, सॉर्ट करके कस्टम सॉर्ट में जाके रोल नंबर वाइज कर दिया, सेकंड लेवल मैंने डिलीट कर दिया। अब वो रोल नंबर वाइज डाटा ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज कर देगा। ये हमारा बेसिक जो रूल्स, सम के रूल्स हैं वो हमने कर लिए। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर ली। अब मैं आपको लॉजिक समझाने लगा हूँ। लॉजिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैंने, अब ये पास फेल हमने बताना है कि कौन से स्टूडेंट पास है कौन सा फेल है, उसका कोई ना कोई तो क्राइटेरिया हम रखेंगे ना। अब मैंने क्राइटेरिया उसका क्या रखा है कि जिसके मोर देन 55% मार्क्स होना वो पास है, और जो मोर देन 50 लेस देन 55 है वो फेल है। अब लॉजिक मैंने लगानी है इफ की, इफ लॉजिक का होता है कि अगर ये हो, इफ किया, इसके बाद अब वो कहते हैं टेस्ट लॉजिक वैल्यू क्या है आपकी। मैं लॉजिक कह रहा हूँ, ये हमारी परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज वाला खाना है कि R2 वाली वैल्यू चेक करो। R2 वाली वैल्यू अगर तो मोर देन 55 है, ये हमने लॉजिक लगाई है कि R2 मोर देन 55। उसने कहा जी ठीक है, मैंने ये लॉजिक देख ली, आप मुझे बताएं वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर तो आपने जो लॉजिक लगाई है वो ठीक है तो मैं क्या करूं। मैंने कहा कि फिर तुमने टाइप कर देना है टेक्स्ट को पास। अच्छा, जो भी हम फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे वो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। जब तक इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखेंगे एक्सेल उसको एज ए टेक्स्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अब अगर उसने कहा ये ठीक है, अगर ये आपने जो लॉजिक लगाई है ये ठीक नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं। मैंने कहा फिर आपने लिख देना है फेल। इसको करके मैंने ब्रैकेट क्लोज की, मैंने एंटर किया, उसने चेक किया कि जी ये तो
जो आपने लॉजिक लगाई थी 55 से कम है, ये फेल है। मैंने इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया। अब उसने ऑटोमेटिकली देखें परसेंटेज देखता जा रहा है और लॉजिक लगा के इसको पास फेल कर रहा है। ये हमने डेटा को एनालाइज कर रहे हैं लॉजिकल टेस्ट से। जो भी लॉजिक हम लगाना चाहें हम लॉजिक लगा के इसको पास फेल कर सकते हैं। मैं ना ये आपका जो ये मैक्सिमम मिनिमम वाले ना खत्म करने लगा हूँ कॉलम्स, क्योंकि थोड़ा सा डेटा हमारा बड़ा हो रहा है तो देखने में मुश्किल होगी आपको, जो अगली में चीजें जाने लगा हूँ। अब मैं आ गया हूँ। अच्छा, अब स्कूल वाले कहते हैं जी कि अब हमें ये भी बताएं कि इस तरह तो आपने पास फेल कर दिए। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो तो बेशक उनके 55 से ज्यादा मार्क्स हैं, लेकिन क्योंकि फिजिक्स में पास होना कंपलसरी था, तो अगर वो फिजिक्स में पास होंगे फिर हम उनको पास करेंगे रिगार्डलेस उनकी परसेंटेज कितनी है। तो मैं इसको कहता हूं, लॉजिक लगाता हूं कि इफ चेक करो जाके फिजिक्स वाला कॉलम क्या है, D2 इज मोर देन 55। इसको पास करना है। अगर तो मोर देन 55 है तो इसको पास कर दो। अगर मोर देन पास में लिखते इसको हम कुछ और लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं पास ऐसे कभी कैपिटल कर देते हैं कि हमें पता चल जाएगा ये साइंस की बेस पे हम कर रहे हैं। और अगर फेल है तो उसको हमने फेल एस कर दिया। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने इसको पास कर दिया। क्यों पास किया है कि फिजिक्स में 65 से ज्यादा मार्क्स थे उसके, लेकिन उसकी अगर आप टोटल देखो, टोटल तो 25 से कम 55 से कम है, तो ये हमारी लॉजिक ठीक नहीं लगेगी। क्योंकि आपका अगर जहां ये रूल होगा कि हमने देखना है साइंस सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, वहां पे हम टोटल मार्क्स को फिर भी देखेंगे। तो अब हम लगाने लगे हैं डबल लॉजिक, जिस तरह हमने पहले लगाई थी डबल आर्ग्यूमेंट यूज किए थे, अब यहाँ पे भी हम डबल आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे। हमने कहना है जी सबसे पहले देखें कि उसके टोटल मार्क्स कितने हैं। उसने कहा जी टोटल मार्क्स कहाँ है, परसेंटेज कहाँ पे है, वो हमारे पास है Q2 में, Q2 मोर देन 55। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे सॉरी पहले लगाऊंगा एंड में मैंने देखा यहाँ पे कि Q2 पहली लॉजिक मेरी क्या है, मोर देन 55 हो, ठीक है। सर Q2 मोर देन 55। अच्छा, Q2 उसने कहा मोर देन 55 है। उसके बाद मैंने कहा जाके फिजिक्स के मार्क्स देखो। सेकंड लॉजिक मेरी क्या है कि D2 भी मोर देन 55 हो। ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, मेरी लॉजिक लग गई, ठीक है। अब लॉजिक लगने के बाद उसने कहा जी कि लॉजिक तो आपकी लग गई है, अब आप बताएं इसको लिखना क्या है। मैंने कहा उसके बाद आप लॉजिक देखो और उसके बाद आपने इसको पास एस लिख दो, अगर जो फिजिक्स भी पास कर रहा है और टोटल भी पास कर रहा है। मैं इसको कैपिटली रखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसको मैंने इंटर कर दिया। अब उसने इसको फेल कर दिया। क्यों फेल किया है कि उसने पहली लॉजिक ही देखी, पहली उसकी फिलफिल नहीं हो रही, तो उसने उसको फेल कर दिया। अब इसको मैं नीचे सारा वो करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब देखें इसमें हमें मिला, ये देखें ये हमें मिला है, ये पास था अपनी परसेंटेज की बेस पे, लेकिन इसके फिजिक्स के अंदर 51 मार्क्स हैं, तो उसने उसको फेल कर दिया। इसी तरह और हमें मिलेगा ये सारे इस तरह हैं, ये फेल फेल फेल, इनके क्या है फिजिक्स में कम मार्क्स हैं। अच्छा, जब हम एंड की लॉजिक यूज करते हैं ना, तो हम नंबर ऑफ लॉजिक्स जितनी मर्जी लगा दें। अब मैं इसी फॉर्मूला पर दोबारा आ जाता हूं। अब हमें स्कूल वालों ने कह दिया है कि आपने टोटल मार्क्स भी देख लिए हैं, ये Q2 मोर देन 55 होने चाहिए। अब आप देखो जी फिजिक्स में भी पास हो, वो D2 55 हमने लगा दिया, केमिस्ट्री में भी पास हो, बायोलॉजी में भी पास हो। ये साइंस सब्जेक्ट्स पास होंगे तो हम उसको पास करेंगे। ये हमने सारी लॉजिक्स लगा दी। हमने इसमें कितनी लॉजिक्स ऐड की, 4 लॉजिक्स ऐड की हैं। टोटल मार्क्स भी 55 से ज्यादा होने चाहिए, और फिजिक्स में भी ज्यादा होने चाहिए, केमिस्ट्री में भी होने चाहिए, बायोलॉजी में भी होने चाहिए। और इसको हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, लॉजिक खत्म हो गई। इसको हमने किया पास एस, और फिर हमने किया पास फेल एस। अच्छा, अब ये देखें, ये उसने सारे चेक करके, मैं अब दिखाता हूँ नीचे से, शायद हमारा
अच्छा, इसको हम अगली में अगर इधर पेस्ट कर दें तो यहाँ पे शायद वो उसको, अच्छा ये इसने रिजल्ट चेंज कर दिए हैं, लॉजिक लगाई है अब उसने, अब तीनों को देख रहा है वो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को देख रहा है और उसकी बेस पे उसने लॉजिक लगा के किया है। अब अगली हमने लॉजिक सीखनी है और की, ये एंड वाली समझ आ गई है सबको? अच्छा, अब और भी क्या है, एंड में तो था ना कि जितने हम लॉजिक्स लगा रहे हैं वो सारी लॉजिक ठीक होनी चाहिए, वो सारी मतलब प्रूव होनी चाहिए। अगर वो कहता है कि हमने लॉजिक सारी नहीं देखनी, हम चाहते हैं कि उनमें से कोई भी एक लॉजिक हो तो उसको पास कर दो। अब हम कहते हैं और में हो, और में पहली लॉजिक हमारी है Q2 मोर देन 55, D2 मोर देन 55, E2 मोर देन 55, F2 मोर देन 55। यहाँ पे हम लॉजिक लगा रहे हैं, लॉजिक क्या है, और लगाई है हमने कि या तो उसके टोटल मार्क्स 55 से ज्यादा हो, या D2 फिजिक्स में ज्यादा हो, या केमिस्ट्री में 55 हो, या बायोलॉजी में, किसी में भी वो 55 मार्क्स ले ले तो हम उसको पास कर देंगे। हमने यहाँ पे उसको वो लिखा इन्वर्टेड कॉमर्स, इसको पास किया, इसको T लिख देते हैं यहाँ पे, और फेल किया और वहां पे इसने T लिख दिया हमने, इसको हमने एंटर कर दिया। अच्छा, अब ये देखें, इसको इसने पास कर दिया। क्यों पास किया इसने? कि टोटल तो हम जितनी लॉजिक लगाई थी उसमें से कोई एक भी ठीक होगी तो वो उसको ऑटोमेटिकली वो कर देगा, पास कर देगा। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने कॉपी किया, उसको हमने नीचे पेस्ट किया, तो ये उसने सारों को पास कर दिया। क्यों सारों को पास कर रहा है? किसी ना किसी के किसी एक सब्जेक्ट में फेल। अब ये देखिए, जिसको फेल किया उसने, उसमें कोई भी लॉजिक नहीं हो रही, उसने ये भी टोटल भी उसकी 55 से कम है, फिजिक्स में भी कम है, केमिस्ट्री में भी कम है, बायोलॉजी में भी कम है, तो जिस सब में 55 से कम है। अगर मैं इसकी 55 कर दूं, 56 कर दिए, तो वो उसको पास कर देता है। तो ये हमारी लॉजिक्स हैं, एंड और लॉजिक। ये आपको बेसिक समझ आ गई है, इसकी बेस पे आप खुद फॉर्मूलाज बना सकते हैं। आपने जो बनाना है आप खुद फॉर्मूला बनाएं और वो उसको अप्लाई करें। ये लॉजिक्स ही सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, एक्सेल का, अगर आपको लॉजिक्स अप्लाई करने आ गए। और भी लॉजिक्स होती हैं, अभी हमने सिर्फ एंड और पे फोकस करना है। अब एंड लॉजिक, अब हम इफ की लॉजिक यूज करते हुए ना, हम ये लगाने लगे हैं ग्रेड का फॉर्मूला, कि ग्रेड कैलकुलेट करो। ग्रेड कैसे कैलकुलेट होगा? अब मैंने यहाँ पे लगाया इफ। अच्छा जी, इफ लॉजिक टेस्ट क्या है मेरा, इसमें मैंने कहना है कि जी परसेंटेज चेक करो, परसेंटेज है जी Q2 में। अगर तो Q2 मोर देन 90 है तो इसको क्या कर दो, वैल्यू इफ ट्रू, यहाँ पे ग्रेड कर दो A। मैंने कहा जी ठीक है। अगर उसने कहा जी 90 से ऊपर नहीं है तो फिर क्या करो? मैंने इसे कहा है अब फिर जाके दोबारा चेक करो, ये दोबारा इफ लगा दो। अच्छा, दोबारा क्या चेक करना है? Q2 को दोबारा देखो कि ये 80 से ऊपर है। उसने कहा जी ठीक है, मैंने 80 से ऊपर देख लिया, अब बताएं वैल्यू इफ ट्रू हो तो मैं क्या करूं? मैंने कहा जी अब वैल्यू इफ ट्रू हो तो इसको B ग्रेड दे दो। उसने कहा जी ठीक है। अगर ना हो 80 से ऊपर तो फिर क्या करूं? मैंने कहा जी फिर इफ लगा दो। इफ लगा के क्या करना है? Q2 देखो, इफ, सॉरी ब्रैकेट ओपन, Q2 Q2 को देखो मोर देन 70 तो नहीं है। मैंने कहा जी ठीक है, 70 अगर हुआ तो क्या करना है? मैंने कहा जी C ग्रेड दे दो। अगर नहीं होगा 70 तो फिर क्या करना है? मैंने कहा जी फिर अगला इफ लगा दो। अगला इफ क्या लगाया है कि Q2 देखो मोर देन 60 तो नहीं है। 60 हुआ, फिर क्या करना है? फिर इसको D ग्रेड दे दो। अगर 60 नहीं है फिर क्या करो? मैंने कहा जी अब तुमने देखना है कि इफ Q2 मोर देन 55 है तो उसको क्या करना है? उसको E ग्रेड दे दो। ठीक है जी, E ग्रेड दे दिया, E को मैंने इसमें लिखना है। अगर नहीं है फिर क्या करना है? फिर अगला इफ लगा दो। अगला इफ लगाया तो Q2 को देखना है। अब Q2 को क्या देखना है कि ये लेस देन, मैंने लेस देन का साइन डाल दिया, कि लेस देन 55 है। उसने कहा जी ठीक है, लेस देन 55 है, तो फिर क्या करना है? फिर मैंने उससे कहा कि इसे F ग्रेड दे दो। इसको मैंने
क्लोज कर दी ब्रैकेट, सारी ब्रैकेट जितनी मैंने ओपन की क्लोज करनी है। अगर मैं नहीं भी क्लोज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देगा। अच्छा, हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया। हमने क्या करना है, सॉरी ये आखिरी जो मैंने किया ना, मैं यहाँ पे Q2 को देखना है कि Q2 55 से ऊपर है। अगर 55 से ऊपर है तो E ग्रेड दे दो, अगर 55 से ऊपर नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर इसको F ग्रेड दे दो। यहाँ पे मैं उसको F लिख देता हूँ। तो इसको मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, मैं इंटर किया, बाकी सारी ब्रैकेट जो है ना वो खुद ही एक्सेल बंद कर देगा। अब इसने इसको F ग्रेड दे दिया। अब ये इसको मैं नीचे करूंगा, अब ये सब के ग्रेड्स उसने खुद डिफाइन कर दिए परसेंटेज की बेस पे। अब ये आप नोट करें, हमने लॉजिक्स कितनी यूज की, हमने 1 2 3 4 5 इसके फॉर्मूलाज लगाए हैं। तो मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपके अगर बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो आप खुद अपनी मर्जी से फॉर्मूलाज, लॉजिक्स और वो बना के डेटा को जिस तरह मर्जी मैनिपुलेट करते रहें। अब यहाँ पे अगर आप इसको ग्रेडिंग करना चाहते हैं 5% से, मतलब 95 90 85, आप अगले फॉर्मूलाज लगाते जाए। तो ये हमने 3 लॉजिक्स को जो है ना आपने प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं। इफ, एंड और ये ऐसे हैं जो वो करना है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये लॉजिक्स हमारी कंप्लीट हो गई, इसकी हमने एक प्रैक्टिस और करनी है। बहुत ज्यादा सेशन मुझे लगता है लंबा हो गया है। अगर कोई डिस्कशन करना चाहता है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो कर ले। मैं चाह रहा हूँ कि एक हम प्रैक्टिस और कर लें तो आपके कॉन्सेप्ट जरा और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। मैंने माइक सबके इनेबल वो कर दिए, म्यूट अनम्यूट कर दिया, उसको ओपन कर सकते हैं अगर कोई करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर निम, जी सर। अगर 55.0 हो तो वो फिर भी उसको ग्रेटर देन में ही लेगा? नहीं सर, 55.0 को वो 55 ही कंसीडर करेगा। मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक दफा। उसको फिर वो फेल कंसीडर करेगा? सर देखे ना, हमने यहाँ पे जो लॉजिक लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं ग्रेटर देन की। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, लॉजिक लगा दिया हमने, तो फिर वो 55 को वो करेगा, ई ग्रेड दे देगा। मैं यहाँ पे देखना 55 लिखता हूँ तो वो उसको ई ग्रेड दे देता है। लेकिन अगर मैंने लॉजिक में सिर्फ ग्रेटर टू यूज किया है तो वो उसको एफ ग्रेड देगा कि 55.1। बहुत ज्यादा वैरायटी है इसमें, एक्सटेंडेड वैरायटी है हमारे जो कमांड्स हैं उसकी। सर बिल्कुल, आप इसके अंदर मतलब ये आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि सेल क्या होता है, आपने वैल्यूज कैसे पुट करनी है, आपने लॉजिक कैसे लगानी है, तो आप इससे जो मर्जी काम करवाते जाए करता जाएगा। थैंक यू। ये अब हमने लॉजिक लगा ली है। अब हम आ जाते हैं, मैं एक और मैंने प्रैक्टिस के लिए शीट बनाई थी, अटेंडेंस। जो फॉर्मूलाज है मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास एक क्लास की अटेंडेंस है 25 जुलाई की। मैंने नाम लिखा हुआ है, मैंने रोल नंबर लिखा हुआ है, मैंने सब्जेक्ट में उनकी अटेंडेंस लिखी हुई है। अब ये एक दिन के अंदर एक बच्चे ने फिजिक्स अटेंड की, केमिस्ट्री अटेंड की, इंग्लिश में एब्सेंट था, उर्दू में प्रेजेंट था, बायोलॉजी में प्रेजेंट था। अब मैं इसकी करना चाहता हूँ क्लासेस अटेंड कितनी की है इसमें। मैं यहाँ पे जो हमने काउंट वाला फॉर्मूला लगाया था मैं इसको काउंट करूंगा, लेकिन काउंट क्या होगा, काउंट अब नंबर तो है नहीं हमारे पास। अब मैं उसे कहता हूँ काउंट करें इफ। अब मैंने देखे काउंट और इफ को कंबाइन कर दिया है। काउंट भी करना है लेकिन कंडीशन में काउंट करना है, वैसे काउंट नहीं करना, नंबर्स नहीं काउंट करने। काउंट क्या करना है कि इस रेंज को देखो, C3 से लेके I3 तक। I3 तक क्या देखना है कि यहाँ पे P प्रेजेंट है, मतलब P है कि नहीं है और कितनी दफा है। मैं इसको इंटर करूंगा तो उसने मुझे काउंट करके बता दिया 6 दफा है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कहता हूँ कि इसकी एब्सेंट देखो कितनी दफा एब्सेंट है, मैं A लिख देता हूँ तो वो A का मुझे बता देगा कि एक एब्सेंट है। मैं इसको कॉपी करके नीचे लिखूंगा तो उसने बता दिया मुझे कि ये 7 में एब्सेंट है, ये 1 में एब्सेंट है। अब मैं इसको दोबारा P कर देता हूँ
कि प्रेजेंट वाले को काउंट करो कि प्रेजेंट कितने हैं। अब यहाँ पे कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा हो, फर्ज करें मैं यहाँ पे एच की जगह पी की जगह लिख देता हूँ, पूरा प्रेजेंट लिख देता हूँ, मैंने ये रिप्लेस कर देता हूँ पी विद प्रेजेंट, रिप्लेस ऑल, और ए को कर देता हूँ, पूरा मैं कर देता हूँ, ए को कर देता हूँ एब्सेंट से, रिप्लेस ऑल। अब मैं जो लॉजिक लगाऊंगा ना, अभी भी वैसे वो जो है ना, अच्छा ये इसने वो भी खराब कर दिया है। अब लॉजिक जो लगा रहा हूं मैं, अब तो ये इसने फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया। देखिए वो मैंने आपको जो बताया था ना कि ये लॉजिकल है, तो उसने वो पी को उसने कहा कि पी तो प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो पी को उसने ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर दिया है। तो हम ये अब मैंने फॉर्मूला लगाया ना, अब आपने जो टेक्स्ट ढूंढना है आप पूरा टेक्स्ट टाइप कर देंगे। जो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स है ना, क्राइटेरिया हमारा क्या है, हम वो काउंट कर देते हैं, वो हमने पूरा टेक्स्ट टाइप कर देना है, तो वो प्रेजेंट का हमें खुद ही बता देगा। इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अच्छा, अब ये हमने क्लासेस अटेंडेंट करनी, अब टोटल क्लासेस करनी है, उसका फिर हमारे पास वही जिससे हमने टोटल मार्क्स किए थे कि या तो हम यहाँ से यहाँ तक वो कर लें, खुद गिन लें मैनुअली कि जी ये 7 क्लासेस हैं, या मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ काउंट। काउंट क्या करना है, यहां से लेके यहां तक को नंबर को काउंट करो, ये इतने सेल्स को सॉरी यहां पे फॉर्मूला लगेगा काउंट ऑल, कि हर उस सेल को काउंट करो जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई है। तो उसने 7 लगा यहाँ पे काउंट कर दिया। यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, काउंट इफ, क्या जी इस रेंज में देखो क्राइटेरिया क्या है, या तो पी हो और ए, और नहीं आएगा ए। नहीं, ये शायद फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें हमने काउंट का टोटल लगा दिया कि काउंट ऑल, इन सारे सेल्स को काउंट करो, जिस जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा ये उसको काउंट करेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ कि इंग्लिश की क्लास ही नहीं हुई, इंग्लिश में प्रेजेंट एब्सेंट नहीं है, तो वो टोटल क्लासेस कम कर देगा। अब ये मैंने टोटल क्लासेस का लगा दिया फॉर्मूला, ये मैंने लगाया तो यहाँ पे आ गई टोटल क्लासेस कितनी है। अब परसेंटेज, परसेंटेज का भी वही आसान फॉर्मूला जो हम पहले कर चुके हैं, J3/K3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं अब ऐड कर दूं, अगर मैं डायरेक्ट परसेंट का साइन कर दें तो वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा। ये परसेंट कैलकुलेट की मैंने, इसका कहा जी डेसिमल साइज डिक्रीज कर दो, ये 2 कर दिया, इसको कॉपी किया, इसको मैं नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने रूल डिफाइन करना है कि हमने प्रेजेंट किसको कहना है, स्टूडेंट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अब या तो हम कह देते हैं कि जिसने 6 क्लासेस अटेंड की हैं वो प्रेजेंट है, या हम कह देते हैं 7 में से जिसने 5 अटेंड की हैं वो प्रेजेंट है, बाकी एब्सेंट है। तो अब हमारा कौन सा लॉजिक लगेगा, अब हम लगाएंगे इफ वाला लॉजिक। अब वो क्या करेगा, इफ क्या करना है जी, अब जाके देखो क्लासेस अटेंडेड में, अटेंडेड वाली क्लासेस के अंदर J3 के अंदर चेक करो कि ये मोर देन 5 है, या आप मोर देन 5 करना चाहते हैं, मोर देन 5 है तो इसको प्रेजेंट कर दो, अगर ये मोर देन 5 नहीं है तो इसको एब्सेंट कर दो। उसने प्रेजेंट कर दिया इसको। अब इसको हम नीचे करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो नहीं है उनको एब्सेंट करता जाएगा। अब ये सबको उसने एब्सेंट कर दिया है। अब ये हमारी क्या आ गई कि अब्दुल्ला का हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये 25 तारीख को प्रेजेंट था, बेशक इसने 6 क्लासेस अटेंड की। और ये जो है अदनान है, सॉरी अदनान अहमद जो है वो एब्सेंट है, बेशक उसने 1 क्लास अटेंड की लेकिन ओवरऑल उस दिन की उसकी एब्सेंट लगेगी। अब ये इसको अब हम कर देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये डेटा को देखें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, हम कहते हैं अगर तो वो ए हो तो उसको एब्सेंट को रेड कर दे, और अगर वो टेक्स्ट दैट कंटेन्स पी हो
तो उसको ग्रीन कर दे। यही हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट पे भी। मैं सब्जेक्ट पे भी अगर देखना चाहता हूँ तो सब्जेक्ट पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम इसी तरह ही अप्लाई कर देंगे। सी को ग्रीन करना है हमने और ए को रेड करना है। अब ये देखें, मैं एक टेक्स्ट पे एक जो हमारा डेटा है उसके ऊपर मल्टीपल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ। ए को वो करना है। सॉरी, ये हमारा ना यहाँ पे फॉर्मूला गलत लगा हुआ है, मैं वही देख रहा था। अब ये देखें, हमने वो ए वाला जो कॉपी किया था उसको हमने रिप्लेस नहीं किया, हम यहाँ पे सी वाला ही करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इसने अपडेट कर दिया। अच्छा, अभी वो जो पहले डॉक्टर अमीर आलम सर ने डिस्कस किया था वही चीज आ गई। अब हमने यहाँ पे लॉजिक के अंदर मोर देन 5 किया है ना, तो यहाँ पे 5 को वो कंसिडर नहीं कर रहा, हम 5 को कंसिडर करवाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला को एडिट करूंगा, मोर देन और इक्वल टू का साइन भी डाल दूंगी, 5 से बड़ा हो या इक्वल हो उसको वो प्रेजेंट कर दे। और इसको कॉपी करके सारा फॉर्मूला रिप्लेस करूंगा, तो जो ये अब 5 वाला होगा ना उसको भी वो प्रेजेंट कर देगा। ये अब हमने कर दिया वो। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि कितने वो हैं, सॉरी इस पे आ गया। अच्छा, अब इसको ही मैं यहां से इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूं और अब मैंने ना यहाँ शीट्स नहीं हुई है नीचे, अगर आप देखें ये 25 तारीख की अटेंडेंस है, ये 26 तारीख की है, यहाँ पे भी मैं यही वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो वो उसने प्रेजेंट एब्सेंट कर दिया। परसेंटेज की बेस पे नहीं किया मैंने, इसको किया है ये फॉर्मूला जो देखें इसकी बेस पे, क्लासेस की बेस पे। फिर मैंने ये 27 में कर दिया, इस पे भी प्रेजेंट एब्सेंट हुआ है, फॉर्मेटिंग भी आ गई इसके साथ, इसमें भी प्रेजेंट एब्सेंट हुआ है। अब मैं जो चीज दिखाना चाह रहा हूं कि हमने शीट्स को लिंक कैसे करना है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ हमारे पास डेटा है स्टूडेंट्स का। अब मैं इसकी ये फर्ज करें मेरे पास 30 शीटें हैं, मैं चाहता हूँ कि इस अटेंडेंस की परसेंटेज मेरे पास आए। तो जो हम परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, ये परसेंटेज मैं इसकी एवरेज लूंगा। एवरेज कैसे लूंगा? एवरेज का फॉर्मूला लगाऊंगा, एवरेज ब्रैकेट। अच्छा, किस किस की एवरेज लेनी है? अब देखें यहाँ पे जब मैं शीट चेंज कर रहा हूँ, मेरा फॉर्मूला ओपन है, मैंने शीट चेंज की तो उसने ऑटोमेटिकली ये 2507 मेरी शीट का नंबर है और ये आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये उसने कहा जी ये जो हम सेल वैल्यू ले रहे हैं ये दूसरी शीट में है, तो इसका मैं ये सेल टैप करता हूँ, उसने L3 दे दिया। आगे मैं कॉमा लिखूंगा, मैं अगली शीट में आ जाऊंगा। मैंने अगले का कॉमा टाइप किया, मैंने फिर कॉमा लिखा, मैंने अगले का सिलेक्ट किया, इसका भी L3, फिर कॉमा लिखा, फिर मैंने L3 सिलेक्ट किया और मैं फिर को इंटर कर दूंगा। अब ये देखें यहाँ पे उसने मुझे उनकी तीनों की एवरेज लेके दिखा दिया। ये कंट्रोल कॉपी करेंगे, इसको मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा, तो ये सब की मुझे ओवरऑल पूरी मंथली अटेंडेंस की एवरेज आ गई है। अब अगेन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अब देखना चाहता हूँ कि मैंने इसकी बेस पे अटेंडेंस कैलकुलेट नहीं करनी, मैं अटेंडेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि नंबर प्रेजेंट था कि एब्सेंट था वो। अब देखें ना यहाँ पे बेशक 57% प्रेजेंट था लेकिन इसकी अटेंडेंस एब्सेंट की लगी हुई है। अब मैं करता हूं इसको PA को इंपोर्ट करना है, मैंने मतलब ये प्रेजेंट एब्सेंट की बेस पे। अब अगर हमने टेक्स्ट को इंपोर्ट करना हो ना, टेक्स्ट की बेस पे कैलकुलेशन करनी हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर्मूला। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे पहले, खासतौर पर जो हमारे पास 2 या 3 वैल्यूज हो नंबर्स में। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ इफ का, इफ करे M2 में देखे M3 में क्या है, M3 इज इक्वल टू, इसमें P लिखा होगा कि नहीं, ये देखें M3 इज इक्वल टू P के नहीं। अगर मैंने कहा ये P हो तो इसको 1 कर दो, अगर ये ना हो तो इसको 0 कर दो। मैंने इंटर कर दिया। अब इसको मैं नीचे तक पेस्ट करूंगा तो ये देखें इसने 101 इसको डेटा को कन्वर्ट कर दिया, मेरे टेक्स्ट डेटा को नंबर फॉर्मेट में। यही
इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है और इन सब में लगा हुआ है फॉर्मूला। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें आऊंगा, मैं देखूंगा कि नंबर ऑफ डेज अटेंडेड, अब मैं इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें मैं सेल्स को प्लस करूंगा। मैं सिंपल तरीके से प्लस कर देता हूं। मैंने इज इक्वल टू डाला, शीट में आया, मैं N3 में गया, मैंने प्लस का साइन लिखा, मैं इसमें गया, इसमें N3 प्लस किया मैंने, मैं अगली शीट में आया, मैंने N3 प्लस किया, सॉरी मैंने N3 पे क्लिक नहीं किया, N3, फिर मैं अगली शीट में आया, मैंने फिर N3 प्लस प्लस किया और मैंने इंटर कर दिया। ये फॉर्मूला में कहीं गलती हो गई है, अच्छा सॉरी 27 ही देखें। अच्छा, जो फॉर्मूला में एरर आएगा ना, आप फॉर्मूला को एक दफा स्टडी करेंगे, आपको खुद ही एरर समझ आ जाएगा किस जगह पे एरर आ रहा है। अब ये इसने कह दिया कि नंबर ऑफ डेज अटेंडेड 4 हैं इसके। इस फॉर्मूला को मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, अब ये आ गया, ये 4 0 4, इसके 2 हैं, इसके 4 हैं, इसके 2, ये मेरे पास नंबर ऑफ डेज अटेंडेड आ गए। अब फिर मैं इससे परसेंटेज निकालना चाहूँ तो सिंपल फॉर्मूला है, मैं D2 करता हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर देता हूँ 4 से। अगर मेरे पास 30 डेज की अटेंडेंस है, मैं 30 डेज की कर देता हूँ और इसकी परसेंटेज लिख देता हूँ आगे, तो वो उसने 100% निकाल दी। इसका मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये 100%, 0%, 50%, वो मेरा डाटा भी इस तरह का है। अगर आप एक्चुअल डाटा देखें तो बहुत ही मजेदार चीज हो जाती है। 100%, 50% सारी उसकी अटेंडेंस कैलकुलेट करके उसने दिखा दी है। तो ये अब हम, अगर मैं ये डाटा दिखाने का मकसद था कि अगर हमारे पास डिफरेंट शीट्स के अंदर डाटा है, उसको हम कंबाइन कर सकते हैं एक शीट के अंदर। अगर मैं उसी पे रिजल्ट वाले पे दोबारा आ जाता हूँ, अब आप अगर किसी के मंथली टेस्ट ले रहे हैं, ये फर्स्ट मंथ का, ये फर्ज करें, ये शीट को मैं यहाँ रीनेम कर देता हूँ, ये जून का डाटा है, फिर मैं ये जुलाई में टेस्ट लेता हूँ, उसका आ जाता है, फिर ये अगस्त का है, रीनेम अगस्त। तो ये मेरे पास डाटा सारा अवेलेबल है। इन दी एंड में अगर उसकी इंटरनल असेसमेंट को कंबाइन करना चाहता हूं तो मैं इंटरनल असेसमेंट की एक शीट बनाऊंगा और उसको लिंक कर दूंगा सबके साथ, तो ये फॉर्मूलाज लगा के, तो फर्ज करें मैंने परसेंटेज कॉपी करनी है, मैं हर शीट में से परसेंटेज कॉपी कर लूंगा, मैं फिर आगे उसका फॉर्मूला लगाना चाहता हूं। अब देखिए, अब फर्ज करें इंटरनल असेसमेंट 10% की है, तो मैं कहता हूं कि इस परसेंटेज की मुझे 10% लेके दिखाओ। मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू Q, टू मल्टीप्लाई कर दिया इसको 10% से, तो उसने मुझे दिखा दिया कि 10% में से 5.5 मार्क्स इसके बनेंगे। तो ये हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। इस पे हमने जो चीजें मेन डिस्कस किया था, एक इंपॉर्टेंट इसमें ये है, अगर हमने इस डाटा को प्रिंट करना है, आपने शीट बना ली है, अब मैं अगर पेज लेआउट में जाता हूं, अब ये डाटा क्योंकि मेरा हॉरिजॉन्टल ज्यादा है तो मैं इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दूंगा। अब मैंने जब लैंडस्केप ओरिएंटेशन की है तो आप ये देखेंगे ये डॉटेड लाइन आ रही है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा अगर नजर आ जाए, ये देखें ये लाइन डॉटेड है। डॉटेड लाइन का मतलब है कि यहाँ पे मेरा एक पेज खत्म हो रहा है और साइज उसका मैंने पेज का सिलेक्ट कर लिया, ये डॉटेड लाइन इस सेल पे चली गई, मार्जिन उसके कर लिए नॉर्मल। अब प्रिंट एरिया, ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि मेरा पेज इतना, मैं कंट्रोल P में जाऊंगा तो ये देखें वो वहां तक इस्लामिया तक मार्क्स शो हो रहे हैं, अगले जो है वो नेक्स्ट पेज पे शो करती है। तो प्रिंट करने के लिए आपको एक दफा इसके लेआउट में आकर देखना जरूरी है कि आपका डाटा पूरा आ भी रहा है पेज पे कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो उसको फिर छोटा करके आप इन सेल्स का साइज छोटा कर देंगे तो वो छोटा करके आप उसको फिट कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज डिस्कस करनी हो तो वो कर लें। हमने जो चीजें डिस्कस की हैं मैं एक दफा दोबारा समराइज कर देता हूँ शीट के अंदर जो मैंने लिखी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट समझने वाली चीजें हैं। हमने फॉर्मूल मेन बेसिक्स तो कर ली, उसके बाद हमने फॉर्मूलाज किए हैं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, सेल क्या होता है, सेल की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूले को लिखना किस तरह है, सेल वैल्यू को किस तरह ऐड करना है। फिर हमने लॉजिक स्टडी की है कि लॉजिक किस तरह अप्लाई करनी है, एक लॉजिक किस तरह अप्लाई करनी है, मल्टीपल लॉजिक्स किस तरह अप्लाई करनी है, और अगर उन लॉजिक्स में से हमने एंड लगाना है कि सारी लॉजिक्स हैं वो, अगर और लगाना है तो हम और लगा के
वो सारा कर सकते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज फर्दर डिस्कस करनी हो, प्लीज पूछें, हम यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।